be the spokesperson for India, that is Bharat. अब एक तरफ पूरी दुनिया का ध्यान यूएस ईरान वॉर के ऊपर है, और हो भी क्यों ना कि इस वॉर को अब 4 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, 5वें हफ्ते में ये एंटर कर चुके हैं। अब किसी भी रीजन की कोई भी मीडिया हो, चाहे से वो अमेरिकन मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, हर दिन आपको दर्जनों आर्टिकल्स दिख जाएंगे यूएस ईरान वॉर के ऊपर, और इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आप देख सकते हैं। बट खास बात यह है ना कि अभी तक यूएस को ये नहीं पता कि उनके क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। अब जिस ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो गए थे वो पूरे हो नहीं रहे हैं, और इसीलिए अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पे उन्होंने वही घिसे पिटे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करी है जो वो अब अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईरान को जो है हम न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन कंट्री नहीं बनने देंगे, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता को कम कर दिया जाएगा, उनकी नेवी एयरफोर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय या फिर उनकी क्षमता और ताकत को इतना कम कर दें कि वो उनके लिए थ्रेट ना बने। उसी दौरान जब कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे ट्रंप ये बोल रहे थे कि बिग डे इन ईरान, उन्होंने क्लेम किया कि ईरान जो है मेरे जो 15 पॉइंट पीस प्लान थे उसको एग्री कर रहा है। उसमें से हालांकि इन्होंने मेंशन किया कि पूरे पॉइंट्स को तो वो एग्री नहीं कर रहा है, बट हाँ काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे ईरान जो है अपनी सहमति जता रहा है। ये ट्रंप का क्लेम था। लेकिन उसके बाद में ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बघई, वो साफ साफ ये कह देते हैं कि हम ब्लंटली ये जो यूएस का 15 पॉइंट प्लान है जिससे ये वॉर रुक जाए, उसको हम रिजेक्ट कर चुके हैं, बिकॉज अनरियलिस्टिक है, अनरीजनेबल है और एक्सेसिव है। और इसीलिए मैंने पहले कहा था ये जो प्रपोजल यूएस के द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया इसी तरीके से है कि रिजेक्ट होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार यही इशारा करना चाहते हैं। देखिए, पहले भी हम नेगोशिएट कर रहे थे, हमारी कोशिश हमेशा से नेगोशिएशन की थी, अभी भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन यूएस और इजराइल सिर्फ अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ये सारे प्रपोजल देता है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने यही कही कि हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। अब जहां तक बात आई कि पाकिस्तान जो मीडिएट कर रहा है उसका क्या, उसके ऊपर ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं, पहली बात तो हम इस मीडिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जिस तरीके से रिपोर्ट्स निकल के आई थी, सऊदी अरेबिया, तुर्की और आपका इजिप्ट ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनके ऑफिशियल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ईरान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अब जब यूएस इन्वॉल्व नहीं है, ईरान इन्वॉल्व नहीं है, तो किस बात का मीडिएशन हुआ? सवाल तो उसी पे खड़ा हो जाता है। और वहां तक इन्होंने कहा कि हमारी कोई भी डायरेक्टली बातचीत नहीं चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्लेम करते हुए नजर आते हैं, तो हमने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आती है, अगर डील जल्दी से जल्दी नहीं साइन की गई तो फिर उसके बाद में मैं ओबिलिटरेट कर दूंगा, आपको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत ज़्यादा सीरियस डिस्कशन में है एक न्यू एंड मोर रीजनेबल रिजीम के साथ में, जिससे कि हम अपने मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म कर सकें। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इनको रिजेक्ट कर रहे हैं कि हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो इनको मॉक कर रहे हैं। अब इनकी बातचीत हो रही है तो किससे हो रही है? और इसीलिए जो ईरान की आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन है इब्राहिम जुल्फिकारी, वो साफ साफ ये कह देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने आप से बात कर रहे हैं। जहां पे इस पोस्ट के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं इनके जनरेटिंग प्लांट्स पे अटैक कर दूंगा, इनके ऑयल वेल्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, खार वैलन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जो कि पर्पसफुली अभी तक टच नहीं हुए हैं। एंड देन उसके बाद में बोलते हैं कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर एंड व्हाट नॉट। बट एक तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि चाइना कैसे सीक्रेटली एक प्लान बना रहा है जिसके जो आने वाले टाइम पे समुद्र में वॉर लड़ी जाएंगी, ओशंस पे वॉर लड़ी जाएंगी, उसको कैसे चेंज किया जा रहा है। और तभी सवाल उठ रहे हैं कि चाइना जो एक्टिविटीज पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन में कर रहा है, जहां हमें लगता है फ्यूचर में अगर मान लीजिए चाइना इन्वेड करता है ताइवान के अंदर, तो अगर यूएस उनसे लड़ने आता है, और खासकर अगर समुद्र पे लड़ाई होती है, समुद्र के अंदर लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई कैसे शेप की जाएगी। और यही चाइना क्वाइटली और सीक्रेटली प्लान कर रहा है। और उसके तहत चाइना जो है पूरा जो ओशियंस हैं, जो भी ओशियंस के इंपॉर्टेंट रीजन है, उनकी मैपिंग करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें अगर यूएस के साथ में कोई भी युद्ध, कोई भी कन्फ्लिक्ट ताइवान को लेके होता है, या साउथ चाइना सी में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, जब यूएस या यूएस के अलाइज चाइना सामने खड़े होते हैं, स्पेशली जब मैं सबमरीन वॉरफेयर की बात करता हूं। अब आगे जानने से पहले एक्चुअली में चाइना क्या कर रहा है, कब से कर रहा है, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, जिसमें हम आपको 2 साल का करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है, सारी पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब समझिए कि ये चीजें हो क्या रही हैं। अब होता क्या है कि अगर आप चाइनीज शिप्स की बात करेंगे, स्पेशली अगर मैं बात करूं 2024 या 25 की, तो एक चाइना की रिसर्च शिप थी जिसका नाम था डोंगफैंग होंग 3।
अब उसको काफ़ी बार देखा गया कुछ सेंसिटिव एरियाज में, फॉर एग्जांपल ताइवान के आसपास हो या फिर उसके गुआम के आसपास हो। गुआम और हवाई, गुआम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएस का मिलिट्री बेस है। और अक्टूबर 2024 में इस शिप को देखा गया था जापान के आसपास, जहां पे समुद्र के नीचे कौन कौन से सेंसर्स लगा रखे हैं उनकी चेकिंग की जा रही थी। अगर आप ओशियन में या समुद्र में आप रिसर्च कर रहे हैं, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप इन सेंसिटिव एरियाज में जाके इस तरीके की चीजें थोड़ी चेक करेंगे कि अंडर वाटर सेंसर्स, जिससे कि ये डिटेक्ट किया जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है सी के अंदर। और फिर मार्च 2025 में ये शिप इंडियन ओशन में भी मूव की थी, जहां पे श्रीलंका, इंडोनेशिया और इवन जो रूट्स हैं, स्पेशली जो मलक्का स्ट्रेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है ऑयल और गुड्स के लिए, वहां पे भी ये रिसर्च करते हुए पाए गए थे। और ओवरऑल फाइंडिंग आप देखेंगे पिछले 8-10 सालों के अंदर, तो अराउंड ऐसी 42 चाइनीज रिसर्च वेसल्स हैं जो इस एरिया में एक्टिव रही हैं, जिसमें से एटलीस्ट कम से कम 8 ऐसी शिप्स हैं जो सी का निचला स्तर होता है या जो सतह होती है, बिल्कुल नीचे जो सतह होती है, उसको कैसे मैप किया जाए। और उसी के साथ साथ 10 ऐसी शिप्स होती हैं जिनके पास में ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे कि ये मैपिंग कर सके। और आप देखेंगे इनके पैटर्न, अगर आप इनका मूवमेंट का पैटर्न देखेंगे तो नॉर्मली आप क्या देखते हैं शिप्स को कि आप इस पॉइंट से जा रहे हैं, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट जाएंगे या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएंगे, बट इनका पैटर्न आपको ग्रिड की फॉर्म में देखने को मिलेगा। और इसीलिए सस्पिशन, शक ज्यादा बढ़ रहा है कि ये पैटर्न साफ साफ दर्शाता है कि जो चाइनीज वेसल्स रिसर्च के नाम पे या डेटा कलेक्ट करने के नाम पे जो ये रिसर्च कर रही हैं, वो असलियत नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि इस तरीके के पैटर्न्स आप तब देखते हैं जब आप इसका इस्तेमाल आने वाले टाइम पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर के टाइम पे करते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ओशियन डेटा एक वेपन की तरह कैसे इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, चाइनीज वेसल क्या करती हैं, वाटर का क्या टेम्परेचर है, वाटर में सॉल्ट लेवल्स क्या है, मतलब सैलिनिटी कितनी है, ओशियन का जो फ्लोर है, समुद्र का जो फ्लोर है, उसकी शेप कैसी है। आपको ये बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, बट सबमरीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबमरीन्स जो है ना, वो डिटेक्ट करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यूजिंग सोनार। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वाटर के अंदर या ओशन के अंदर साउंड किस तरीके से मूव करता है। वो आपको हेल्प करेगा कि आप सबमरीन्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, कैसे सबमरीन्स को आप अच्छे से छुपा सकते हो, और जो एनिमी सबमरीन्स है उनको कैसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो एक्सपर्ट साफ साफ यही कहते हैं कि चाइना जो है बेसिकली एक बैटलफील्ड को प्रिपेयर कर रहा है अंडर वाटर, और ये डेटा उनको हेल्प करेगा कि कैसे सेफली नेविगेट किया जा सके। ऐसे स्पॉट्स आइडेंटिफाई करो जहां हम छुप सकते हैं, एनिमी हमें पकड़ ना पाए, और कहां कहां पे हम अंडर वाटर सेंसर्स और वेपन्स लगा सकते हैं जिससे कि हम एनिमी को या उनकी सबमरीन्स को टारगेट कर पाएं। और चाइना का फोकस मोस्टली आप सेंसिटिव रीजन्स में ही देखेंगे, चाहे से वो फर्स्ट आइलैंड चेन हो, जिसके प्रति चाइना हमेशा से इनसिक्योर रहता है, क्योंकि ये यूएस और यूएस के अलाइज के द्वारा एक चेन बनाई गई है जो चाइना को कंटेन करती है, चाइना को रोक के रखती है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इसकी शुरुआत कहां से हुई? देखिए, ये आइडिया सबसे पहली बार शुरू हुआ था 2014 में, जिसको लीड किया जा रहा था एक साइंटिस्ट वू लिक्सिंग के द्वारा। अब उनका मकसद ये था कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे हम ओशन की कंडीशन को समझ सकें, जैसे शिप्स हों, सेंसर्स हों, डेटा नेटवर्क्स हों, कुछ भी हो, और इस डेटा का इस्तेमाल मिलिट्री के द्वारा इस्तेमाल किया जाए जब भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं। तो इसीलिए हम इसे सिविल मिलिट्री फ्यूजन कहते हैं। और बताया यह जाता है कि इस प्रोजेक्ट को लगभग $85 मिलियन की फंडिंग मिली थी चाइनीज गवर्नमेंट से। और ओरिजिनली इन्होंने वही छलावा करने के तहत क्लाइमेट रिसर्च कर रहे हैं, फिशरीज कर रहे हैं, बट इन रियलिटी वो एक मिलिट्री डिफेंस की तैयारी कर रहे थे, सिक्योरिटी की तैयारी कर रहे थे। और अब ये तो प्रोजेक्ट जो है मेजर चाइनीज मरीन साइंस लैब या उनके द्वारा किया जाता है, जो कि क्लोजली काम कर रही हैं चाइनीज नेवल इंस्टीट्यूशन के साथ में। बट जब मैं बात करता हूं कि सिर्फ क्या इसका खतरा यूनाइटेड स्टेट्स पे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन इंडिया के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे कि ओशियंस को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से कौन जानता है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर चाइना सिमिलर डेटा कलेक्ट कर रहा है तो वो चैलेंज कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का जो एडवांटेज है ओशियंस को जानने में, उसको। और अब इस डेटा के तहत यूएस सबमरीन्स को डिटेक्ट करना बहुत आसान है, उनको अटैक करना, उनको ट्रैक करना, उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान हो जाता है। खासकर तब जब इंडियन ओशियन के अंदर यूएस ने एक अपनी सबमरीन से टॉर्पेडो लॉन्च करके आइरिस देना को डिस्ट्रॉय किया, तो ये खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए भी, चाइना के लिए भी, हर एक उस पावर के लिए जो चाहती है कि उसका डोमिनेंस हो या फिर उसके लिए कोई खतरा ना बने। और तीसरा, जो गुआम और हवाई जैसे एरियाज हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पे यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं, चाइना इजिली वहां पे प्लान कर सकता है एक ऐसा अटैक जो कि डिस्ट्रॉय कर दे इनके मिलिट्री बेसिस को, जिससे कि यूएस की जो नॉवल इंडिपेंडेंस है या जो यूएस नेवी स्ट्रॉन्गेस्ट कही जाती है उसको चैलेंज किया जा सके। बट इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी सेम ही है,
क्योंकि अब इसकी प्रेजेंस आपको इंडियन ओशन में भी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 2025 के अराउंड चाइना अपनी ऐसी रिसर्च वेसल शिप जो है श्रीलंका, मलक्का स्ट्रेट, इंडियन ओशन रीजन में भी भेज रहा था। तो साफ साफ ये दिखावा है या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चाइनीज एक्टिविटी अपनी प्रेजेंस दिखा रही है इंडिया के बैकयार्ड में। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, जो हमारे सी रूट्स हैं, जो हमारी ट्रेड के लिए हेल्प करते हैं, हमारी एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे इंडिया हेविली डिपेंड करता है सी रूट्स के ऊपर, जैसे वो ऑयल इंपोर्ट्स के लिए हो, ट्रेड के लिए हो। अगर मान लीजिए कन्फ्लिक्ट में चाइना इनको कंट्रोल कर पाता है या मॉनिटर कर पाता है इन रूट्स को, तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर बन सकता है। और सेम केस जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनके बेसिस पे अटैक किया जा सकता है, उनके सबमरीन्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, वो खतरा भी बना रहता है। और प्रेशर बनेगा अब इंडिया के ऊपर कि वो बजट का डिफेंस जो है, जो डिफेंस बजट है, उसको बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, R&D पे खर्चा करें, जिससे हम ये चीज कर सकें। क्योंकि अगेन आज चाइना शायद यूएस के लिए एक कंपटीशन खड़ा कर रहा हो, बट आने वाले टाइम पे हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन होगा। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। एट द एंड इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा अल्टीमेट वेपन है। आपके पास में लीथल सबमरीन्स हो सकती हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी हो सकती है, आपकी मिलिट्री बहुत सुपीरियर हो सकती है, बट आप बीट नहीं कर सकते उस नॉलेज को, आप बीट नहीं कर सकते ज्योग्राफी को। सेम केस जो आज हमें यूएस ईरान वॉर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया भी इसके ऊपर ध्यान दे। Thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat. And always remember one thing, live in such a way that universe will be proud of you.